सक्षमता परीक्षा होंगे स्थगित, नियोजित शिक्षकों की सेवा मुक्ति पर लगेंगी रोक और पहले प्रधान शिक्षक की होगी बहाली। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम प्यारे प्यारे साथियों के साथ, तमाम विद्वान शिक्षकों को। मैं हूँ एस के चौधरी और हाजिर हूँ आपके समक्ष अहम तथ्य सक्षमता परीक्षा पर लगेगी रोक के तमाम बिंदुओं को लेकर। साथियों, आज का यह वीडियो काफ़ी अहम है जिसमें हम खुलासा करेंगे और यह बताएंगे कि किन किन बिंदुओं के आधार पर तमाम नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से मुक्ति मिल सकती है और उनकी सेवा मुक्ति पर रोक लग सकती है। साथियों, ये काफ़ी अहम वीडियो है, इसलिए आप सभी से निवेदन होगा कि हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और आप लगातार देखेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी अवगत है कि बीते कल शिक्षा विभाग की ओर से सक्षमता परीक्षा के आयोजन से संबंधित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को अधिकृत कर दिया गया है। यानी इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अब बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को 2 परीक्षाओं में सफल होना होगा। जैसे विद्यालय अध्यापकों को 2 परीक्षा में सफल होना पड़ा है, उसी प्रकार नियोजित शिक्षकों को भी 2 परीक्षाओं में सफल होना होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार के लगभग आधे से अधिक नियोजित शिक्षक 2-2 परीक्षा में सफल हो चले हैं। इसी का हम खुलासा करेंगे। साथियों, विद्यालय अध्यापक जो बने हैं वे सभी के सभी या तो बीटेट या फिर सीटेट और या एक और परीक्षा बीपीएससी की परीक्षा में सफल होकर आज की तारीख में राजकर्मी बने हैं, विद्यालय अध्यापक बने हैं। अब नियोजित शिक्षकों की राजकर्मी की बात आई और सरकारीकरण की बात आई तो इनके लिए भी 2 परीक्षा में सफल होने के लिए नियम लागू कर दिया गया है, तो हम सभी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएंगी, उसमें अगर बीएड योग्यताधारी शिक्षक जो ढेर सारे शिक्षक हैं अभी 1 to 5 में बहाल हैं, तो उनको सफलता उपरांत किस कोटि में सम्मिलित किया जाएगा? क्योंकि साथियों, पटना हाईकोर्ट ने अपने न्याय निर्णय में कह दिया है कि किसी भी सूरत में बीएड योग्यताधारी 1 to 5 में शिक्षक नहीं बन सकते। और बीते 11 जनवरी 2023 को भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश निर्गत हुआ है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि 2018 के नियम बिल्कुल लागू होंगे, यानी किसी भी सूरत में राहत नहीं मिल सकती बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को। तो अब सरकार किस नीति के तहत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा लेगी और उसे नए तारीख से समांजित करते हुए उन्हें विद्यालय अध्यापक राजकर्मी प्रदान करेंगी 1 to 5 के अंतर्गत? यह कतई संभव नहीं है, क्योंकि सरकार कभी भी कोर्ट के आदेश के विपरीत नहीं जा सकती और ये सक्षमता परीक्षा फंसता जा रहा है। हर हाल में ये सक्षमता परीक्षा फंस जाएंगी और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने से वंचित किया जा सकता है। लेकिन हम आपको बता दें साथियों कि रास्ते ढेर सारे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता और बताया नहीं जाता है। आप सभी जान चुके हैं कि पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के समारोह में मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कह दिए कि इस बार हमने राजकर्मी की दर्जा से संबंधित घोषणाएं कर दी है, इसलिए TRE 2 के अंतर्गत नियोजित शिक्षक भाग नहीं लिए हैं। सही जानकारी उनको नहीं दी जाती है साथियों, नहीं बताई जाती है। आज की तारीख में TRE 2 के अंतर्गत 11,000 शिक्षक चयनित होकर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिए हैं, उनको सही जानकारी नहीं दी जाती। यही मुद्दा है, इस बात की भी जानकारी उनको नहीं दी जाती कि कैसे नियोजित शिक्षकों को 2-2 परीक्षाओं में वो सफल हो चले हैं और उनको राजकर्मी दिया जा सकता है, उनको कोई नहीं बताता, जो मैं आज बताऊंगा। साथियों, आप सभी जान ले कि सर्वप्रथम जो भी नियोजित शिक्षक ढेर सारे TRE 1 के अंतर्गत लगभग 25,000 की संख्या में थे जिन्होंने सफलता प्राप्त की थी, और ढेर सारे शिक्षक थे जिन्होंने नियुक्ति पत्र प्रदान के उपरांत भी नए विद्यालय में योगदान नहीं किया और ये नियोजित शिक्षक ही आज की तारीख में बने हुए हैं। अब ऐसे शिक्षकों को सर्वप्रथम प्राथमिकता के तौर पर वो 2 परीक्षा में सफल हो चले हैं, एक सीटेट या बीटेट होंगे और विद्यालय अध्यापक में तो सफल हो ही चले थे, भले योगदान नहीं किया तो सफल हो चले हैं। इसके आधार पर उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल जाना चाहिए, क्योंकि 2 परीक्षा में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली।
अब सवाल उठता है दोस्तों कि बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को कहाँ रखा जाएगा, तो इसका भी रास्ता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार के ढेर सारे ऐसे नियोजित शिक्षक हैं, लगभग संख्या में हैं, लगभग लाखों की संख्या में हैं, जिन्होंने स्टेट की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और वो वही एजेंसी ली है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसको सक्षमता परीक्षा आयोजित करने के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिकृत की है। तो 2 परीक्षा तो ये ऑलरेडी सफल हो चले। एक परीक्षा वो पहले बिहार राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद जो दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी, एक में प्रत्येक नियोजित शिक्षक सफल है। एक परीक्षा में हर एक नियोजित शिक्षक सफल है, चाहे वो बीटेट के रूप में हो, चाहे वो सीटेट के रूप में हो, चाहे वो दक्षता परीक्षा के रूप में हो। दूसरी परीक्षा की बात आई तो स्टेट के रूप में ढेर सारे अभ्यर्थी सफल हो चले हैं। पहले तो प्रधान शिक्षक में सफल हुए, उनको मिल ही जानी चाहिए। दूसरा, स्टेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की गई थी, इन्हें भी सफलता मिल जानी चाहिए, इन्हें भी राजकर्मी बना देनी चाहिए, क्योंकि 2 परीक्षा में सफल हो चले हैं। तीसरी बड़ी बात दोस्तों कि बीएड योग्यताधारी शिक्षक ढेर सारे हैं, जिन्होंने 6 to 8 की परीक्षा में सफल बैठे थे और उन्होंने अर्हता प्राप्त की थी। 6 to 8 की परीक्षा में बैठकर अर्हतांक जो उनके लिए निर्धारित था 39 नंबर, 41 नंबर, 45 नंबर और 48 नंबर, सभी कोटि के लिए अलग अलग उनको उसमें प्राथमिकता के आधार पर सफलता देकर उन्हें राजकर्मी बना देना चाहिए। कोर्ट का झंझट समाप्त हो जाएगा और 1 to 5 से उठकर वे लोग 6 to 8 में चले जाएंगे, तमाम समस्याएं समाप्त हो जाएगी। इस पर ध्यान नहीं जाता किसी पदाधिकारियों के पास और मुख्यमंत्री के पास ये मुद्दा नहीं जाता है। आइए हम बताते हैं कि लोग सवाल करेंगे कि आखिर कैसे वो योग्य होंगे, तब ना साथियों वे बिल्कुल योग्य है। आइए हम आपको बताते हैं, गौर करेंगे कि एक ही विद्यालय में 2 शिक्षक होते हैं। जो एक शिक्षक 9वीं 10वीं के लिए मैथ के टीचर के रूप में 2019 में स्टेट क्वालिफाई होते हैं और एक शिक्षक 2023 में स्टेट क्वालिफाई होते हैं। 2019 वाले मैथ विषय के अंतर्गत 72 नंबर लाकर TRE 1 के अंतर्गत मैथ के विद्यालय अध्यापक और राजकर्मी बन जाते हैं और वे द्वितीय TRE 2 में दूसरे शिक्षक बैठते हैं जो 93 अंक लाकर भी विद्यालय अध्यापक और राजकर्मी नहीं बनते हैं, नियोजित शिक्षक ही रह जाते हैं। दूसरा विषय लेते हैं हिंदी, TRE 1 के अंतर्गत 39 अंक लाकर एक नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक और राजकर्मी बन जाते हैं और TRE 2 के अंतर्गत दूसरे शिक्षक 64 अंक लाकर भी नियोजित रह जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस 11-12 की बात बता रहे हैं साथियों, ये हिंदी भी 11-12 सीनियर सेकेंडरी पोल साइंस सीनियर सेकेंडरी पोल साइंस के अंतर्गत 39 अंक लाकर विद्यालय अध्यापक बन गए होते हैं TRE 1 में और TRE 2 के अंतर्गत 62 अंक लाकर नियोजित शिक्षक ही बने रह जाते हैं। संस्कृत विषय का यही हाल है, 39 अंक लाकर लोग विद्यालय अध्यापक और राजकर्मी बन गए और वर्तमान में 70 अंक लाकर भी नियोजित शिक्षक बने हुए हैं। तो ये अब सवाल उठता है कि योग्यता नियोजित शिक्षकों को उनसे ज़्यादा हुई कि कम हुई? भले वो मेरिट में नहीं आ पाए, लेकिन योग्यता ज़्यादा है, इन्होंने ज़्यादा अंक लाया है, योग्यता ज़्यादा है, तो इसके आधार पर इनको तमाम शिक्षकों को समांजित किया जाना चाहिए। इसमें भी वो सफल हो चले हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तो मैंने जो भी उदाहरण दिया दोस्तों, वो UR कैटेगरी का उदाहरण दिया था। UR के लिए चाहिए 48 नंबर अर्हतांक, लेकिन BPSC ने उन तमाम शिक्षकों को ग्रेस दिया था 5% का और 6 अंक डाउन करके उनको सफल बनाकर राजकर्मी बना दिया गया। नियोजित शिक्षकों को नहीं चाहिए, नियोजित शिक्षकों को किसी भी प्रकार की छूट नहीं चाहिए, वो एलिजिबल है छूट के लिए। छूट से ज़्यादा उन्होंने प्राप्त किया है अंक, उन्हें जितना अंक अर्हतांक जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उसे द्वितीय परीक्षा में सफल मानकर राजकर्मी बना देनी चाहिए और सरकार के लिए यही सबसे अच्छा होगा। अब साथियों एक और बड़ी बात हम बताते हैं कि कुल मिलाकर वर्तमान में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक थे, जिसमें 50,000 तो पूर्ण रूपे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिए। उसके बाद 2 लाख ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अर्हतांक कट ऑफ अर्हतांक प्राप्त कर लिया है और स्टेट क्वालिफाई कर लिया है, उनकी भी 2 परीक्षा में सफलता प्राप्त हो चली है। तो इस तरह से हो गए 2.5 लाख शिक्षक। अब आते हैं
1 लाख बचते हैं, जिसमें 50,000 सीट होंगे प्रधान शिक्षक के, वो आखिर कोर्ट में लंबित है। सरकार कोर्ट को सही मंतव्य देकर क्यों नहीं इसका आयोजन कर लेती। इसका आयोजन कर लिया जाए। 50,000 लगभग प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक मिलाकर सीटें होंगी, वो ऑलरेडी भर जाएंगे राजकर्मी के रूप में। और सरकार अगर चाहती है कि हम जिला ट्रांसफ़र, तो ऑलरेडी वो लोग हो जाएंगे उसके आधार पर। तो 50,000 सीटें ये हो जाएंगे, तो बच जाएंगे 50,000 सीटें वैसे शिक्षकों को। आपकी मर्जी, आप ले ले, द्वितीय परीक्षा ले ले 50,000 शिक्षकों को, और उसमें जो सफल बनते हैं उन्हें राजकर्मी बना दे। ये सबसे बड़ी नीति होगी और सबसे सुनहरा अवसर होगा। लेकिन राय कौन देता? विभाग के पदाधिकारी नहीं देते। अब दोस्तों एक और बड़ी बात कि जो भी नियोजित शिक्षक बन जाते हैं, अब है सवाल, सरकार कह रहे हैं, सरकार का है मंशा कि सुधार के लिए उन्हें जिला ट्रांसफ़र होनी चाहिए। मैं भी इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि ढेर सारे शिक्षक हैं जो जिला ट्रांसफ़र के लिए बिल्कुल अग्रसर है, उन्हें होनी भी चाहिए। तो जब आपकी मंशा है, तो उससे पहले आप जान लें कि ढेर सारे विद्यालय के लगभग सभी के सभी नियमित शिक्षक जो प्रधानाध्यापक है, उनके लिए एक नीति होम ब्लॉक और नियोजित शिक्षकों के लिए दूसरा जिला, ये कहाँ का नीति लागू होता है? ये कहीं का न्याय नहीं है। अगर आप चाहते हैं शिक्षा में सुधार कि जिला ट्रांसफ़र होनी चाहिए, तो सबसे पहले उन शिक्षकों को कीजिए जो वर्षों से 2005 से नियम लागू कर दिया गया नियमित शिक्षकों के लिए कि आपको होम ब्लॉक प्रदान किया जाएगा। तो या तो उन्हें भी दूर फेंक दीजिए और इन्हें भी दूर फेंक दीजिए, विद्यालय व्यवस्था में सुधार हो जाएगी। अगर विभाग को लगता है, सरकार को ये महसूस हो रही है कि पुराने शिक्षक ढेर सारे बूढ़े हो चले हैं, ज़्यादा उम्र हो चुकी है, उनको दूर नहीं भेजा जा सकता, तो प्राथमिकता के आधार पर नियोजित शिक्षक भी बूढ़े हो चले हैं। आप 50 वर्ष की उम्र देख लीजिए। 50 वर्ष की उम्र के बाद 50 वर्ष तक की छूट देते हुए 50 से बाद वाले को ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए, और उससे पहले के शिक्षकों को, 50 वर्ष से कम आयु वाले शिक्षकों को जो बचेंगे 50,000 में, सिर्फ उन्हीं को आप जहां मर्जी नियमित शिक्षकों के साथ आप जिला ट्रांसफ़र कर दें, बेहतर होगा। स्वागत है। तो साथियों, अगर इन तमाम बिंदुओं पर सरकार विचार करती है, तो सभी रास्ते खुल जाएंगे, सभी विकल्प सामने आ जाएंगे। बीएड का मुद्दा और 1 to 5 का मुद्दा समाप्त हो जाएंगे, राजकर्मी का मुद्दा समाप्त हो जाएगा, 2 परीक्षा में सफल होने का मुद्दा समाप्त हो जाएगा, और तमाम जिला ट्रांसफ़र का मामला समाप्त हो जाएगा। सरकार इन बिंदुओं पर विचार करती है तो सही होगा, अन्यथा यही समझा जाएगा कि नियोजित शिक्षकों के ऊपर सरकार की ओर से गलत नीति का उपयोग किया जा रहा है और उन्हें किसी तरह सेवा मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वो आप जान सकते हैं कि बीते दिनों आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को एक लेटर में सेवा मुक्त कर दिया गया, उसके बाद वो लोग लड़ना प्रारंभ किए, फिर से बहाल कर दिया गया। तो ये सही ऑथेंटिक तथ्य है, इसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। और साथियों, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें, हर एक साथी को शेयर करें, क्योंकि जो भी वीडियो शेयर होते हैं, सरकार और विभाग की नज़र उस पर जाती है और उस बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट होकर उस पर निर्णय लिया जाता है। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर आप अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।